बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। आज के प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे सदारती और पार्लिमानी निज़ाम के हवाले से और दूसरी तरफ पर तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात की जाएगी। 14 साल बाद कैसे बन गई रफ़ाक़तें एकदम से ख़त्म हो चुकी और कैसे याद आया कि हमने जाकर मिलना है अपने करीबी लोगों को। अपोजिशन को ख्याल आ जाता है, इत्तेहादी जमातों से राब्ते किए जाते हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात की जाती है, उनकी रिहाइश गाह पर जाया जाता है, चौधरी शुजा से मुलाकात की जाती है, आसिफ अली जरदारी जिनके बारे में शहबाज शरीफ कहा करते थे कि मैं आपको सड़कों चौराहों पर घसीटूंगा और आपके पेट को फाड़ कर अवाम का लूटा हुआ पैसा बाहर निकालूंगा, लेकिन अपने घर में उन्हें दावत पर बुलाते हैं। क्या अपने बचाव की सियासत की जा रही है या आवाम के लिए सियासत की जा रही है? और तहरीक अदम एतमाद लाने में अपोजिशन कितनी कामयाब रहेगी? और कुछ बात करेंगे फिर बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कि आइंदा आने वाले बल्दियाती इलेक्शन का जो दूसरा मरहला है उसको किस तरह से देखा जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इसी हवाले से आज आला सतह का काबीना का इजलास भी बुलाया और जिस पे बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी बातचीत की गई। और फिर कुछ बात करेंगे मियाँ चन्नू में होने वाले दिलखराश वाक़े में, जहाँ पर हजूम ने एक शख्स को तौहीन रसालत के ज़ुमरे में लाकर किस तरह से मर्डर कर दिया। और इस हवाले से सीएम पंजाब ने और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ज़ाती तौर पर नोटिस लिया है और इस तरह के वाक़यात रोनमा ना हो, इस हवाले से नई हिकमत अमली बनाई जाएगी। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे, टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ होंगे नामुल्लाह खान न्याजी साहब, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे मियाँ हबीबुल्लाह साहब, और टेलीफोन लाइन पर ही हमारे साथ मौजूद होंगे अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब जो कि मजहबी रहनुमा भी हैं और इस्लामी निजाती कौंसिल के मेंबर भी हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नामुल्लाह खान न्याजी साहब से कि कैसे मुलाकात की और 14 साल बाद कैसे ख्याल आ गया कि अपनी इत्तेहादी जमातों को मिला जाए। और न्याजी साहब, आप क्या समझते हैं कि तहरीक अदम एतमाद लाने में आप कितने कामयाब रहेंगे? और शहबाज गिल साहब का ये कहना है कि ये सारा क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है जिनकी वजह से आज आपको ख्याल आया कि अपनी इत्तेहादी जमातों को मिला जाए। मेरी बात सुने, बात ये करने वाली ये मुलाकातें कभी एंड कहीं भी नहीं होता है इनका, ये होती रहती है रूटीन में और इन रूटीन जो है ना चलती रहती है। और जिस वक्त सियासत में हर सियासतदान के जो अक्लमंद और सियासतदान, जिसको सियासतदान आप कहते हैं, उसके दरवाजे हमेशा खुले होते हैं। एक बात, दूसरी बात ये है इसमें ये थोड़ा सा इमरान खान के कल्चर में, पीटीआई के कल्चर में और बाकी सियासी जमातों के कल्चर में जमीन आसमान का फर्क है। सही। और सबसे बड़ी बात यह है कि चौधरी बरादरान बड़े वफादार किस्म के सियासतदान है और मियाँ साहबान भी जिन्होंने एक साथ बड़ा वक्त गुजारा हुआ है, अगर रास्ते जुदा हो गए हैं तो लेकिन मिलना जुलना या किसी से की खबर लेना उतना बड़ा मसला नहीं होता। अच्छा, शहबाज गिल साहब तो ट्विटर पे कुछ और ही बात करके कहते हैं, उन्होंने ट्विटर पे स्पेशल ट्वीट किया कि वारे थानेदारा के तेनू माँ याद करा देती कि आपकी वजह से, आज खान साहब की वजह से मुस्लिम लीग नून को ये जरूरत पेश हुई है कि उन्होंने अपनी इत्तेहादी जमातों से मिलना है। सर, 14 साल बाद ही मुलाकात क्यों की गई? स्पेशल उनकी रिहाइश गाह पर गए शहबाज शरीफ साहब। मोहतरमा, शहबाज गिल साहब से एक बात पूछनी बड़ी जरूरी है कि उनसे पूछें कि वो कौन सा थानेदार था जिसकी वजह करके परवेज इलाही की उसको याद आ गई थी इमरान खान को और मां याद करा देती थी उस थानेदार ने इमरान खान को। वो कौन सा थानेदार था, उसका भी नाम बता दें ताकि हमें जरिए आसानी होगी जिंदगी गुजारने के लिए। बात ये करने वाली, ये किस मुंह से बात करते हैं जिनके अपने माजी और हाल तार तार है, जिनके इतने दागदार है माजी और इतने दागदार है हाल, ये पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती ये कहाँ से उठाए हैं ये नाटक और ये भांड और ये अपना पीटीआई में जो इकट्ठे हो गए हैं, ये नाटक और भांड के इनका, इन विचारों का ये आपको नजर ही नहीं आएंगे जिस दिन पीटीआई की हुकूमत नहीं होगी। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है न्याजी साहब, अफसोस से कहना पड़ता है, आज आप मोनस इलाही साहब का बयान तो आपने लाजमी सुना होगा जो उसने बकायदा एक बयान उन्होंने कहा है, बड़ा वफादार बयान दिया है। मोनस इलाही ने बड़ा वफादार बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे हर सियासतदान के लिए खुले हैं। उन्होंने लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी कह दिया कि हम खान साहब के साथ खड़े हैं। नहीं, खान साहब के साथ खड़े हैं, जब तक खान साहब की तबीयत नासाज हो जाती है वो साथ खड़े होंगे। जब खान साहब की तबीयत बोझल हो जाएगी तो कोई भी नहीं खड़ा होगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं तहरीक अदम एतमाद लाने में अपोजिशन कामयाब हो जाएगी? क्योंकि ये वही तहरीक अदम एतमाद है जिसमें जब पीडीएम में तमाम जमातें इकट्ठी होती हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस बात पे फोकस कर रही थी कि हम हाउस में तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे, तो शुरू में इस बात को किसी ने कबूल नहीं किया था, ना इसे कोई अप्रिशिएट कर रहा था, लेकिन आज आप उसी ही मोटिव पे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या
ला सकेंगे? शेख रशीद साहब का तो ये कहना है कि आप हाउस में आइए तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने लोग जो हैं वो हुकूमत की तरफ हैं। देखिए, बात ये करने वाली कि ये अदम एतमाद की इनको खुजली जो शुरू हुई है ना पीटीआई को, अदम एतमाद जिस वक्त आनी हुई ना, जिस वक्त आएगी फ्लोर पे ना, इनको लग पता क्या जाएगा। इन्होंने आज तक सियासत, अभी बैसाखियों पे सियासत करना सियासत नहीं होता। लेकिन सर अदम एतमाद की बात अपोजिशन करती रही, तहरीक इंसाफ ने तो कभी अदम एतमाद की तो बात ही नहीं की। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, हमने बात की है तो खुजली उनको शुरू हो गई है। बात तो बड़ी सिंपल सी है। मैं तो उस खुजली की बात कर रहा हूँ जो उनको इस वक्त शुरू है। और सबसे बड़ी बात ये है करने वाली कि ये जो किराया कश आज उनके साथ हैं, ये जो किसी के कारिंदे उनके साथ फिर अपना बैठे हुए हैं, ये कारिंदे नहीं नजर आएंगे। ये इन कारिंदों का बड़ा मौसम था जिस मौसम में वो उधर बैठे थे, अब वो मौसम खत्म होने जा रहा है और मुझे सब परिंदे उड़ जाएंगे और इनको समझ आ जाएगी कि सियासत होती क्या है। आप ये देखें सियासत क्या होती है और सियासी पार्टी कौन सी होती है। वो है मुस्लिम लीग नून, जिसका आज तक इतने बुरे हालात में और इतने खौफनाक दौर में, जो फौजी डिक्टेटरों से बढ़ के दौर था, उसके अंदर एक मुस्लिम लीगी नहीं हिला। यहाँ से एक मुस्लिम लीगी नहीं हिला। इसको कहते हैं सियासी पार्टी है। अच्छा, ये सियासी पार्टी, ये पिकनिक पार्टी है। पिकनिक पार्टियों में लोग आते हैं, जाते हैं, एंजॉय करते हैं। नियाज़ी साहब, माशाल्लाह से आपने बड़ी डिटेल में कुछ बातें बताई हैं, तो मैं आपसे लगे हाथों ये भी जानना चाहूंगी कि आपकी पार्टी के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं या शहबाज शरीफ साहब हैं? क्योंकि मियां साहब तो नवाज शरीफ साहब हैं और मियां नवाज शरीफ साहब हैं और मियां नवाज शरीफ साहब हैं। तो ये मुझे बता दीजिएगा वतन वापस कब आ रहे हैं? क्योंकि देखिए, मुहिब्बे वतन जो सियासी लीडर होता है, जो मुल्क के 3 दफा वजीर आजम रह चुके हुए हैं, वो वतन वापस कब आ रहे हैं? उनकी वीडियोस वायरल होती हैं तो वो अच्छे खाते पीते वॉक करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जैसी पाकिस्तान आने की बात आती है उनकी मेडिकल रिपोर्ट हमेशा चेंज हो जाती है। ना उनको रीढ़ का प्रॉब्लम है, ना उनकी टांगे खराब है। वो चलते फिरते अगर नजर आ रहे हैं तो हार्ट के पेशेंट भी वॉक करते हैं और वॉक करनी मना नहीं होती, बल्कि डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि वॉक करें, आप खुली हवा में फिरें। ये अजीब ढंढोरे सर, पाकिस्तान से अच्छी अपने मुल्क से प्यारी हवा कहाँ की हो सकती है? जो सुकून अपने मुल्क में है वो कहाँ पर आए देश में आता है? मोहतरमा मेरी बात सुनो, उनका इलाज तो हो लेने देना, उनका इलाज हो जाएगा। पहले मियां नवाज शरीफ सजा सुन के अपनी बेटी को लेके पाकिस्तान पहुंचने वाला, उसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ था और इनको अंदाजा ही नहीं है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दलेरी का। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिसका नाम है, बहुत माशाल्लाह बहुत दिलेर आदमी है। और अच्छा, वैसे नियाज़ी साहब, आपने मेरी जनरल नॉलेज में भी इजाफा किया है। इससे पहले मैं समझती थी कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब काफी दिलेर जो हैं वो सियासतदान रहे हैं, कि जिन्हें सजाए मौत हो जाती है, जिनकी बेटी का मर्डर हो जाता है, जिनके बेटों को मार दिया जाता है, लेकिन वो खानदान ना एहतसाब से भागता है ना सजा से भागता है। तो मियां नवाज शरीफ का सजा सुन के अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के अपनी बेटी के साथ सजा काटने जेल जाने के लिए पाकिस्तान आ सकता है। तो अब अभी तो मियां नवाज शरीफ के सारे केस की लोगों को असलियत का भी पता चल गया कि क्या किस टाइप के केस थे और क्या कैसे सजाएं सुनाई गई और कैसे लोगों कैसे मुख्तलिफ तरीकों से मियां नवाज शरीफ को डीसीट किया गया और पाबंदी लगाई गई। अच्छा नियाज़ी साहब, आप मार्च में लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और अब आप क्या समझते हैं कि आप ही के हम नाम दूसरे न्याजी साहब जो हैं वो कब अपने घर वापस जा रहे हैं? न्याजी साहब वो अपने आप को न्याजी कहलाते हैं, लोग जरा गलती पे हैं, लोगों को उसको न्याजी कहना, मैं तो सही समझता हूँ न्याजी कबीले की बात। यह करने वाली बड़ी सिंपल सी कि न्याजी साहब का जो इंजाम होगा ना, आपने आज तक पाकिस्तान में इतना खौफनाक इंजाम कभी किसी का नहीं देखा होगा। सही। ये मैं आपको अभी वो बात बता रहा हूँ जो मेरा सियासी विजन मुझे बता रहा है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि न्याजी साहब दुनिया में इससे खौफनाक रास्ता नहीं चूज करेंगे जो उन्होंने आके यहाँ पे चूज किया रास्ता। सही। और ये रास्ता उनको जिंदगी के वो रंग दिखा देगा जो कभी भी उन्होंने जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। अच्छा, और इंशाल्लाह बहुत नियाज़ी साहब, जैसे कि आप खुद जानते हैं कि महंगाई बढ़ चुकी, अवाम के साथ किए गए वादे पूरे नहीं हुए, अपोजिशन भी यही बात कर रही है, आप लोग इस बात पे काफी शोर करते हैं, तो आपको लगता नहीं है कि एक बंदे की जिसकी कारकर्दगी इतनी खराब रही है उसके लिए किसी तहरीक को लाने की जरूरत ही क्या है? क्योंकि जनरल इलेक्शन तो आ चुका हुआ है और फैसला अवाम ने करना है और अवाम अपने मैंडेट से जिसको सामने लाएगी वही इस मुल्क में बैठने के काबिल होगा।
देखिए, मैं आपको बात बता रहा हूँ कि अभी अवाम को तो हर हर हक से महरूम रखा गया है, और अवाम के साथ जो जुल्म हुआ है, इस मुल्क के साथ जो जुल्म हो रहा है और इस मुल्क की अवाम के साथ जो जुल्म हो रहा है, और सद्य अपना कई दिहाइयों से हो रहा है, बल्कि 70 साल से हो रहा है जो जुल्म इस अवाम के साथ, उसका हिसाब एक ना एक दिन किसी न किसी को अपना हिसाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये हिसाब वो होता है, फिर कोई एंड नहीं होता। हाँ, ये जो सूरत हाल होती है जब भी जाती है, सूरत हाल ये बहुत खौफनाक इंजाम की तरफ रुख करती है। आपने मुल्क में वो खौफनाक इंजाम एक दफा पहले देख चुका है, जब 71 में हमारा मुल्क हमारे से कट के जुदा हो गया, आधा मुल्क हमारा कट गया। वो वही इंजाम थे, वहां पे जो काम दिखाए गए थे उनका इंजाम एक दिन सबने, पूरी दुनिया ने देख लिया। पाकिस्तान ने, वो तो आपकी बात बिल्कुल बचा है नियाज़ी साहब, जिसने अवाम के साथ धोखा किया, क्योंकि ये मामला हुक्मरान और अल्लाह के दरमियान में होता है, तो जो बंदा जैसी डंडी मारता है उसको उतनी सजा तो लाजमी मिलेगी। बीवी, धोखा देना और चीज होती है, जुल्म करना और चीज होती है। इस मुल्क पे जुल्म हो रहा है, इस मुल्क पे धोखा नहीं हो रहा है, इस मुल्क पे जुल्म हो रहा है, और जुल्म का इंजाम बहुत खौफनाक होता है। और ये अब उस रुख की तरफ वो रास्ते में चल निकला है, वो अपना इंजाम, इस रास्ते की हमें खुदा न खास्ता हम सोचते हुए भी डरते हैं कि इस रास्ते पे इस्लामाबाद कब जा रहे हैं आप लोग रुख करेंगे इस्लामाबाद का? लॉन्ग मार्च की जाएगी? इंशाल्लाह ऐसे जाएंगे, इमरान खान को समझ आ जाएगी कि वो आए हैं। सही। और ये तारीख क्या है, मुतवक्को तारीख कोई बता दीजिए, क्या 23 मार्च को की जाएगी या 23 मार्च से पहले जाया जाएगा? क्योंकि 27 तारीख तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने दी है कि 27 फरवरी को तो वो जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये सूरत हाल जितनी भी है उसमें जो पीडीएम की जो अपना मीटिंग्स और उनके सलाह मशवरे जो जारी हैं आपस में, उसके मुताबिक हम उसे अमल दरामद करेंगे और उस पीडीएम के फैसलों के साथ चलेंगे। सही। लास्ट में पूछना चाहूंगी नियाज़ी साहब, एक आम आदमी ये सवाल पूछना चाहता है, बल्कि एक आम आदमी का सवाल है ये, कि शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला पंजाब हुआ करते थे तो वो कहा करते थे कि मैं जरदारी को सड़कों पे घसीटूंगा, उसका पेट फाड़ कर अवाम का लूटा हुआ पैसा जो है वापस बाहर निकालूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि पैसे तो नहीं निकाले गए, ना सड़कों पे घसीटा गया, जाती उम्रा बुलाया जाता है तो वहाँ पे बाकायदा एक दावत का एहतमाम किया जाता है। इस चीज़ पे आपका क्या ख्याल है? देखिए, मेरी बात सुने जी, ये जो एक प्रेस, पाकिस्तान की प्रेस और पीटीआई, ये दोनों के ख्यालात इस ज़मन में आपस में बड़े मुतशब्बे हैं, ये एक दूसरे से। वैसे ये अब आप हमारी क्रेडिबिलिटी पे निशान उठा रहे हैं नियाज़ी साहब? देखिए, हमारा तो काम है, हम तो एक आम आदमी का सवाल पूछते हैं ना। अब ये सवाल अगर हम सुन लें, बात तो पूरी सुन लें, मेरा बात करने से पहले उसको अपने वक्त ले लिया। जी 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 करने के लिए इत्तेहाद होते हैं जी। ये वक्त कल फिर ये मौके आएंगे कि जरदारी साहब हमारे खिलाफ बोल रहे होंगे, हम जरदारी साहब के खिलाफ बोल रहे होंगे। ये ना पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग में मर्ज हो रही, ना मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी में मर्ज हो रही है। सही। ये प्रेस हमेशा ये बात करती है कि जी मियां ने, शहबाज शरीफ ने ये बात की थी, ये नौबतें कल फिर आ सकती हैं। ये हम दोनों पार्टियां अपने सोच पे बाकायदा तौर पे कल भी, आज भी कायम है, कल भी होंगी कायम, कल भी कायम थी। मतलब ये सिर्फ एक आप अवाम के मसाइल को देखते हुए और आपने हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक में साथ इकट्ठे होने का फैसला किया है, लेकिन नजरियात आपके अपने अपने ही रहेंगे। मुल्क को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मुल्क बहुत बड़ी तबाही की तरफ गामजन है। मुल्क को तबाही से बचाने के लिए मुखालिफ सारे इकट्ठे हो गए हैं। ये कल भी मुखालिफ होंगे, कल थे, आज अगर इकट्ठे हो तो कल फिर होंगे। सही। ये क्या बात हुई कि कल मियां शहबाज शरीफ ने ये बात की थी तो उसने कल फिर ये नौबत आ सकती है। सही। कि जरदारी साहब हमारे खिलाफ बात करें, हम उनके खिलाफ बात करें। मियां हबीबुल्लाह साहब, हमने यहाँ ये देखा कि जहाँ कभी कभी दुश्मनी हुआ करती थी, रफाकतें हुआ करती थी, आज 14 साल बाद एक दूसरे की मिजाज पुरसी की जा रही है, एक दूसरे के हाल अहवाल पूछे जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब हों, मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, हत्ता कि आसिफ अली जरदारी, वो जिनके बारे में कहा जाता था कि इन्हें चौकों चौराहों में घसीटा जाएगा, आज उन्हें अपने घर में दावतों पे बुलाया जा रहा है। तहरीक अदम एतमाद लाने में अपोजिशन कितनी कामयाब रहेगी और मोहन सलाई के बयान को किस तरह से देखते हैं आप? असल में ना, कहते हैं जरूरत ईजाद की माँ है जी। तो जरूरतें जो होती है ना, वो इंसान से बड़ा कुछ करवा देती हैं।
वो फिर तमाम एथिक्स भी भूल जाते हैं, तमाम अपने किए हुए वादे भी और मुंह से निकाली हुई बातें भी सारी जो हैं वो दोबारा मुंह में डालनी पड़ जाती हैं। तो यही हाल जो है वो अपोजिशन का है। यही चौधरी बरादरान थे जिनके बारे में ये मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बड़ी हद तक कमेज बातें करते थे। आज उनके दर पे जो है वो सारे ही जो है वो माथा टेकने के लिए आ रहे हैं। जरदारी साहब भी आ रहे हैं, मौलाना फजल रहमान भी आ रहे हैं, MQM भी आ रही है, क्योंकि असल में गेम की कुंजी जो है ना वो उनके हाथ में आ गई है। अगर हुकूमत को बरकरार रखना है तो फिर भी उनका कलीदी किरदार है उसमें, और अगर हुकूमत को जो है वो घर भेजना है तो फिर भी उसमें कलीदी किरदार जो है वो मुस्लिम लीग काफ का होगा। लिहाजा चौधरी बड़े अहम हो गए हैं। तमाम लोग जो है ना असल में, अच्छा ये बेशक अदम इत्मीनान कामयाब हो या नाकाम हो, लेकिन इसमें फायदा जो है ना वो हुकूमत के इत्तेहादियों को हुआ है, उनकी अहमियत बढ़ गई है जी। और खास करके काफ लीग ने तो बहुत खूबसूरत गेमिंग की। अभी तक उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला अदम इत्मीनान के हवाले से, और कितने खूबसूरत और यही वजह है मियां हबीबुल्लाह साहब, आपने खुद भी देखा होगा मुन्निस सलाई साहब ने भी आज बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा कि सियासतदानों के दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले रहते हैं, लेकिन हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। हाँ नहीं, वो तो ठीक है। देखें वो चूंकि हल्की सी तशवीश हुई थी इमरान खान को, तो उन्होंने फिर सोचा होगा कि नहीं इन्हें मुतमिन करना चाहिए, लेकिन पहले दिन से ही उन्होंने ना असफ अली जरदारी को कहा, ना उन्होंने मौलाना फजल रहमान को इस हवाले से कोई इंदिया दिया, और ना ही शहबाज शरीफ को, बल्कि उन्होंने तो मीडिया पे बात भी नहीं की शहबाज शरीफ के साथ कि कोई ऐसा तासर ना जाए। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि यही मैं कहता हूँ कि वो बड़े गहरे सियासतदान हैं। उन्होंने कितने खूबसूरत अंदाज से तमाम अपोजिशन को अपने घर पर जो है वो माथा टेकने पर मजबूर भी कर दिया, और हुकूमत को भी कोई ऐसा जो है वो तासर नहीं दिया। ना ही उन्होंने अपोजिशन को कोई ख्याल डाली है कि जी हम आपका साथ देंगे, हम अदम इत्मीनान कामयाब करेंगे, नाकाम करेंगे, कुछ भी नहीं। लेकिन उन्होंने जो है वो एक सियासी चाल ऐसी चली है कि तमाम लोगों को जो है वो अपने पास बुलवा लिया। अब मेरा नहीं ख्याल कि ये अदम इत्मीनान की तहरीक कामयाब होगी, लेकिन जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनको फायदा जरूर होगा। जिस तरीके से कि पहले भी मुन्निस सलाई को उन्होंने मिनिस्टर बनवा लिया था, और उधर MQM ने भी एक वजारत ले ली थी। अब जो है वो कोई फंड्स मिल जाएंगे, कुछ और रुके हुए काम हल हो जाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा मुझे नहीं नजर आता कि कोई अदम इत्मीनान की तहरीक कामयाब होने जा रही है। अच्छा मियां हबीबुल्लाह साहब, आप भी माशाल्लाह से इस बात से बाखबर होंगे कि काफ़ी टाइम से एक बात जो है वो हमें गर्दा नजर आती है, जिसपे बात बहुत दफ़ा ये गुफ्तगू का हिस्सा बन चुकी है कि सदारती निज़ाम की बातें की जा रही हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या पार्लिमानी निज़ाम को तब्दील करके सदारती निज़ाम लाया जा सकता है, और जिस तरह की ये बातें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं इनमें कितनी सदाकत है? अच्छा, सदारती निज़ाम लाने के ना दो तरीक़ाकार हैं। एक तो है कि आप एक अवामी रेफरेंडम कराएं पूरे मुल्क में, उसमें लोगों को ये सवाल दिया जाए कि क्या आप सदारती निज़ाम के हक में हैं या मुखालफत में हैं, या आप सदारती निज़ाम के हक में या पार्लिमानी निज़ाम के हक में। और अगर लोग जो हैं वो उस रेफरेंडम में ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं वो वोट दे देते हैं सदारती तरीका निज़ाम के हक में, तो फिर वो सदारती निज़ाम जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो नाफज हो जाएगा। और अगर दूसरा तरीकाकार ये है कि इलेक्शन हो और उस इलेक्शन को कहा जाए कि ये असम्बलियाँ जो हैं ये फैसला करेंगी कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम होना चाहिए या पार्लिमानी निज़ाम, तो उसमें फिर जो असम्बली में इतनी अक्सरियत हो 2/3 कि वो आपका आइन चेंज कर सके, तो फिर दूसरी सूरत ये है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई ऐसी सियासी जमात है जो 2/3 अक्सरियत हासिल कर ले और सदारती निज़ाम ले आए। एक ही तरीकाकार इनके पास बाकी बचता है कि वो एक रेफरेंडम करवा लिया जाए। और अगर क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी जो है वो मुमकिन है, यहाँ हर चीज़ हो सकती है, तो अभी तक तो अभी हालात ऐसे नहीं हैं कि लोगों में सदारती निज़ाम की जो है वो आबियारी की गई हो या इस बारे में लोगों को जो है मोटिवेट किया गया हो। इसके लिए बड़ी कैंपेन चलानी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा कि सदारती निज़ाम बेसिकली है क्या और उसमें क्या बेहतरी होगी, मौजूदा निज़ाम में क्या खराबियां थी,
जो ये लोगों को डिलीवर नहीं कर सका। लेकिन एक बात बहुत वाज़ेह है जी। कि ये मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम जो है वो पाकिस्तान के हालात से मुताबिकत नहीं रखता, हमारे माहौल से मुताबिकत नहीं रखता। इस निज़ाम ने कुछ लोगों को डिलीवर नहीं किया, बल्कि लोगों के मसाइल में इजाफा किया है। सही। तो कोई जरूरी नहीं है कि मक्खी पे मक्खी मारते जाएं सारी जिंदगी। आप अगर एक चीज एक बंदे को नहीं सूट कर दी तो वो आप उसका दूसरा तरीका आजमा कार इख्तियार कर लेते हैं। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। आपका अपना जाती एनालिसिस क्या कहता है, क्या हम सदारती निज़ाम की तरफ बढ़ेंगे? नहीं, देखिए मैं तो खुद इसके हक में हूँ। दो तरीके हैं, मैं तो या तो मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत इलेक्शन हो या जी। सदारती निज़ाम जो है वो बराह रास्त आया जाए। उसकी वजह यह है कि ये जितने अराकीन असम्बली हैं ये इन्होंने अपने हलकों पर कब्जे किए हुए हैं, जी। ये मुसल्लत हैं। ये देखे वही 2-3 लोग होते हैं, कभी एक आ जाता है कभी दूसरा आ जाता है, और वाकई जिस तरह कोई किसी के प्लॉट पे कब्जा कर लेता है, इन्होंने हलकों पर कब्जे किए हुए हैं। बिल्कुल। तो ऐसी सूरत में डिलीवर करना बहुत मुश्किल है। सियासी जमातें खुद ब्लैकमेल होती हैं पाकिस्तान में, और अगर और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आ नहीं सकते, टेक्नोक्रेट नहीं आ सकते। ये वही माजे गामे साजे जो बाअसर होते हैं, जो बदमाश होते हैं, जो लोगों को जो है वो ब्लैकमेल करते हैं, बिल्कुल वोट छीन के वो इलेक्शन में कामयाब हो जाते हैं और वही पाकिस्तानी किस्मत का फैसला करते हैं। तो ना उनका अपना विजन होता है, ना उनकी दीवार के आगे जो है वो सोच जाती है। उनका तो नजरिया ही होता है कि हमने कितने करोड़ लगाए थे, कितने करोड़ जमा करने, इससे ज्यादा तो उनकी सोच नहीं आगे बढ़ती। तो पाकिस्तान को ऐसे लोगों की जरूरत है जो मुल्क को आगे लेकर चल सकें, जिनके पास विजन हो, जिनके पास मनसूबाबंदी, हिकमत अमली और हालात के मुताबिक जो है वो उनके पास मनसूबाबंदी करने का फैसला करने की कुव्वत है। लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगी मियां हबीबुल्लाह साहब, पहला मरहला जो है वो KPK में बलदियाती इंतखाबात का हुआ, जिसमें हमने देखा कि डेरा इस्माइल खान से जो है वो उमर अमीन गंडापुर जो है वो जीतते हुए नजर आते हैं। और आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आला सतह का अपनी काबीना का इजलास भी बुलाया हुआ था, जिसमें सबसे मेन एजेंडा जो था वो बलदियाती इलेक्शन के हवाले से था। बलदियाती इलेक्शन को आप किस तरह से देख रहे हैं? अच्छा, क्योंकि पहला मरहला जो था वहाँ बहुत सेटबैक हुआ था। खैर ये इन इलाकों में दोबारा वोटिंग उस वक्त नहीं हुई थी, अब हुई है। तो बहुत कुछ सीखा है तहरीक इंसाफ ने। मैं समझता हूँ कि उन्होंने पहले जो डिफीट हुई थी उससे सबक सीखा और उन्होंने इस बार अपनी खामियों पर जो है वो काबू पाया और इस बार उनको अच्छा रिजल्ट मिला है और अगले मरहले में शायद वो इससे बेहतर परफॉर्मेंस देने में कामयाब हो जाएं। क्योंकि इस इलेक्शन में उन्होंने बहुत सारी गलतियां की थी। एक तो उनके 3-3, 4-4 कैंडिडेट खड़े हो गए थे और फिर हर इलाके के रुकने असम्बली ने अपनी मनमानी की और उन्होंने अपने रिश्तेदारों को जो है वो टिकट दिए और मेरिट पे जो है टिकट नहीं दिए गया और फिर एक दूसरे की मुखालफत की, जिसका जो है वो उन्हें नुकसान हुआ और मुखालफीन उसका फायदा उठा गए। तो मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को जो धचका लगा था उससे अब उनमें बेहतरी आई है। सही, बहुत शुक्रिया मियां हबीबुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त हुआ चलता है मुख्तसर सी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ बात करेंगे मियां चन्नू में होने वाले दिल खराश वाक़े के हवाले से। हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब। Talon, Institute of Higher Studies. Choose Talon IHS and you'll put yourself ahead of the competition when the time comes to begin your career. If you're interested in starting a business, the Talon Entrepreneurship Center offers resources and support for student-led startups. My name is Dr. Ijaz Qureshi. I am the founding director, Talon Institute of Higher Studies. Talon Institute Lahore is affiliated with Lincoln University College, Malaysia. We are approved Higher Education Commission institution in Lahore. You will be glad to know that Lincoln University College, Malaysia stands at 35th in quality of higher education in the world. It's a Times Higher Education ranking. We are offering business programs, which is BBA, Bachelor in Computer Science, and Bachelor in Media Studies, which is Mass Comm.
All our programs are fully recognized by the Higher Education Commission of Pakistan. Degree is issued by the Lincoln University College, Malaysia. So this degree is fully approved by the Government of Malaysia. A journey through Talon most transformational experiences, giving you a unique opportunity to experience true personal and professional growth during your time with us. Talon, Institute of Higher Studies. Admissions open now. वेलकम बैक नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में दोबारा से खुशामदीद कहती हूँ। आप कुछ बात करेंगे मियाँ चन्नू में होने वाले दिलखराश वाक़े के हवाले से। इससे पहले हमने देखा कि सियालकोट में किस तरह से श्रीलंकन शहरी को जो है वो नजर आतिश किया जाता है और उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। इसी किस्म का एक और वाक़या मियाँ चन्नू में पेश आया है और इस हवाले से हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मजहबी स्कॉलर हैं, इस्लामी निज़राती कौंसिल के मेंबर हैं अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब। इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि लोगों में अदम बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है या तौहीन रिसालत के हवाले से कानून क्या कहता है। एक फिर दोबारा से एक बाकायदा मजमे ने एक आदमी को इज्तिमाई तौर पर कत्ल किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। देखिए, इसमें तो कोई कलाम नहीं है। सबसे पहले तो ये वाजे करना चाहता हूँ कि तौहीन रिसालत के जुर्म का अगर कोई वाक़यान मुर्तकिब होता है, आमदन मुर्तकिब होता है, जानबूझ के मुर्तकिब होता है, तो उसकी सज़ा तो सज़ाए मौत है। कानून भी यही कहता है, शरीयत भी यही कहती है, इसमें तो कोई कलाम नहीं है जी। लेकिन जब तक तहकीक ना हो, जब तक हक़ाइक़ तक न पहुंचा जाए, खाली अफवाहों पे कान धरना या झूठी खबरों पर कान धरना और कानून को हाथ में लेना, ये कतअन किसी तौर पर भी सही नहीं है जी। जबकि हमारे मुल्क में तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजरिम के लिए सज़ाए मौत 295C का कानून मौजूद है जो किसी सूरत में भी मनसूख नहीं हो सकता। तो उसके होते हुए कानून को हाथों में लेना, ये लोग खुद मुजरिम हैं और ऐसे लोगों को खुद करारे वाकई सजा देनी चाहिए। चाहिए तो ये कि इन लोगों को कि अगर वाकई एक शख्स पे इल्ज़ाम लगा है तो वो कानून के हवाले किया जाए। आगे इदारे मौजूद हैं कि जो तफ्तीश करते हैं आया तौहीन हुई भी है या नहीं, तौहीन के मानी क्या है, उसके मतलब क्या है, किसको तौहीन कहते किसको तौहीन नहीं कहते। ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में वक़ी इदारे मौजूद हैं जो इसकी तहकीक कर रहे हैं। तो ये केस मुतदलमा बोर्ड में भी हमारे पास आए और इस्लामी निज़राती कौंसिल में भी आए। हमने हालात का जायजा लिया, उसमें से देखा कि वाकई अगर कोई बेगुनाह है तो हमने सिफारिश की है बेगुनाह है, बेगुनाह को क्यों सजा देनी चाहिए। बिल्कुल। फिर दूसरी चीज ये है कि वहाँ पर जो गलीज गालियां बोली गई, दूसरी चीज ये बकी गई, ये कौन सी मोहब्बत रसूल, ये कौन सा इश्क कुरान, ये कौन सा इश्क खुदा है। यानी खुद उनका किरदार तो इतना गलीज किरदार था जो ये एक्शन ले रहे थे कि सर जे वो शर्म से झुक रहे थे। रह गया मामला किसी को कत्ल कर देना बगैर पूछे, बगैर देखे, बगैर सोचे। इस्लाम कतन इसकी इजाजत नहीं देता, कानून इजाजत बिल्कुल। लामा साहब, जैसे आपने बड़ी खूबसूरती से बयान किया कि तौहीन रिसालत के जुमरे में अगर कोई शख्स आता है तो उसके लिए मुल्क का मौजूदा कानून क्या सजा रखता है या उसके हवाले से पैनल कैसा होना चाहिए। एक सवाल और ये भी बनता है कि हमने देखा कि सियालकोट में एक गैर मुल्की और एक गैर मज़हब के आदमी के साथ जिस तरह से एक सलूक किया गया, एक नारवा सलूक किया गया, जिस पर इंसानियत भी लरज़ उठी। और आज मियाँ चन्नू के वाक़े में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल नज़र आती है कि इमरान खान और ख़ुद CM पंजाब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार खान साहब ने भी बाकायदा इस पर सख्ती से नोटिस लिया है और कहा है कि जो लोग इस पर शामिल तो उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन अल्लामा साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हमारे उलमाए दीन का क्या किरदार होना चाहिए कि वो लोग जो मेरे ख्याल से आपकी बात आसानी से समझ सकते हैं, मीडिया पे बैठे हुए एक इंसान की बात को इतनी आसानी से नहीं समझ सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि हमारी मसाजिद का क्या किरदार होना चाहिए, बिलखुसूस हमारे जुम्मे के जो खुतबे होते हैं या हमारे कोई भी इस तरह के इवेंट्स होते हैं जिनमें हम गैदरिंग के साथ इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ हमारे उलमाए दीन का क्या किरदार होना चाहिए? देखें, उलमा का किरदार तो बड़ा वाज़े किरदार है, ज़हर है, उन्होंने तो अहकाम इलाही बयान करने हैं।
लोगों को मुतवज्जे करना है कि ये अल्लाह का हुक्म है, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, ये शरीयत का हुक्म है, ये आइमा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहकाम है, ये सहाबा किराम का अमल है। वो तो बताते हैं। सियालकोट के वाक़े में भी जो सूरत हाल हुई वहाँ पर भी उलमा ने, क्योंकि जुमा का दिन था और फौरी तौर पर नमाज जुमा के खुतबात में अगर उलमा उस दिन कंट्रोल न करते तो सियालकोट का नक्शा कुछ और होता। और आपने देख लिया कि वहाँ पर भी सियासी मकासद के लिए, जातियात के लिए अफराद सामने आए और वहाँ पर कानून ने भी फौरी तौर पर हरकत की। और इस वक्त वो लोग जो इंटरव्यू दे रहे थे और मीडिया पर बार बार आ रहे थे, इस वक्त उनका ट्रायल शुरू हो चुका है। हुकूमत ने तो वहाँ बिल्कुल किसी किस्म की नरमी नहीं अख्तियार की और वो कानून जो है जिन लोगों ने हाथ में लिया था उनके खिलाफ कार्रवाई अमली तौर पर शुरू हो चुकी है। यही सूरत हाल यहाँ पर भी होनी चाहिए कि जिन लोगों की निशानदेही हो चुकी है उनको फौरी तौर पर कार्रवाई सजा देनी चाहिए और कानून हरकत में आ चुका और आना चाहिए। उलमा भी यही कहते हैं, मसाजिद में यही कुछ कहते हैं। देखे ना, अगर एक आदमी गलती से गुनाह कर सकता है तो उसकी कैफियत कुछ और होती है। अभी मैं यानी सोशल मीडिया पे देख रहा था कि कुछ लोग जो हैं एक बंदे पे प्रेशर डाल के कह रहे हैं कि कहो जी मैं शिया जाकिर हूँ जी, मैंने जाकरी कोरस पढ़ा है। अब सवाल ये कि हमारे यहाँ तो कोई जाकरी कोरस के लिए मदरसा ही नहीं है, उसने कोरस कहाँ से पढ़ लिया? ये झूठ है। फिर वो कह रहा है जी मैंने सुन्नियों के कुरान जलाए हैं जी। अब सुन्नी और शियों के कुरान कहाँ से आ गए? भी कुरान तो अल्लाह की किताब है। और फिर उसके साथ साथ जो कमेंट्री की जा रही है वो साहब देखो जी ये शिया है और इसने इतराफ किया, इसने ये किया, इसने वो किया, यानी जबरदस्ती उसके प्रेस, उसकी शक्ल देखो। वो तो मुसलमान, ये फिरका वारियत फैलाने के लिए साजिशें की जा रही हैं। यही कुछ बताया जा रहा है जैसे उस के वर्षा के बारे में बताया गया कि वो दीवाना टाइप था, कैसा था कैसा नहीं था। पहले ये तो देखो उसकी कैफियत क्या है। और फिर सूरत हाल ये कि उसको कमरे में बंद भी कर दिया गया, पुलिस भी आ गई, इंतजामिया भी आ गई। फिर उस वक्त किसी को क्या हक पहुंचता है कि वो उस पर जुल्म करें या उसको कत्ल करें, कराएं? वो मुजरिम है, सजा मिलेगी। उसको मुजरिम नहीं है, उसको आजाद होना चाहिए। हमने तो ये एक रीत बना ली है कि किसी पे खुदा न खास्ता झूठा इल्जाम भी लग जाए तो बस वो सिवाय उसकी जिंदगी तो फिर मौत ही मौत है और कुछ भी नहीं है। अल्लामा साहब, आखिर में आपसे जानना चाहूंगी, कोई ये नहीं सोचता कि जनाब हो सकता है झूठा इल्जाम हो, झूठे इल्जाम लगाने वाले को सजा भी देनी चाहिए। आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगी, आप खुद इस्लामी नजरियाती कौंसिल के मेंबर भी हैं और एक बाकायदा एक वफ्द जो है बैठकर फिरका वाराना जंग के खिलाफ एक बाकायदा पॉलिसी तैयार की जाती है, इन लोगों को कंट्रोल करने की बात की जाती है। लास्ट में मैं और मेरे नाज़रीन आपसे ये जानना चाहते हैं कि अल्लामा साहब, अगर आज एक शख्स बाहर निकल कर जम्मे गफ़ीर के सामने किसी भी शख्स पर तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगा देता है तो वहाँ पर बात सबूत या दलाइल तक तो पहुँचती नहीं है, उससे पहले उस शख्स का कत्ल कर दिया जाता है। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि रियासत में किस किस्म के नए इकदाम जो हैं उनको मुतारफ़ करवाया जाए? कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिन्हें सिस्टम का हिस्सा बनाया जाए ताकि कानून कोई हाथ में ना ले सके? जब कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, तो फिर कार्रवाई जो है उसके मुताबिक हो। बेटे बात यह है कि इसमें अदालतें हमारी, मैं वाज़े कहना चाहता हूँ कि वो सरासर कोताही की मुर्तकब होती हैं। वो बिल्कुल एक्शन नहीं लेती। पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है। सियालकोट के वाक़े में पुलिस ने बहुत फुर्तियां दिखाई, ठीक है, काबिल तासीन जी, लेकिन उसके पीछे प्रेशर था, आलमी प्रेशर था। क्या कुछ था, सेकंड की खबरें हम तक पहुंची कि पुलिस ये कर दी, पुलिस ने ये की, पुलिस ने ये किया। लेकिन सवाल यह है कि खुदा न खास्ता इस किस्म के वाक़यात होते फिर पुलिस कहाँ होती है? एक दूसरा बात यह कि अदलिया में केस कब के पेंडिंग पड़े हैं, कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं, कोई जज कोई सुनने को तैयार नहीं है। जब तक कानून पे अमल नहीं किया जाएगा उस वक्त तो ये सिलसिला होता रहेगा। लोग तो इसको तमाशा और मजाक समझ रहे हैं कि ये जो दफात बनी, कानून बना, इसके बाद शुक्रिया अदा करें तो अदलिया है। तो लिहाजा अदलिया को चाहिए कि वाकई इस किस्म के केसेस को फौरी तौर पर ट्रायल करे और मुजरिमों को सजा दी जाए। सजा दी जाएगी तो यकीनन लोग डरेंगे भी सी और खुद कानून को हाथ में लेने की जसारत नहीं करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और अपनी राय से आगाह किया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म हुआ चलता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान फायजा बुखारी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।